आज हम अपना नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। और ये बेसिकली वेब एप्लीकेशंस से रिलेटेड है जो हमने बनानी है। इससे जो लास्ट कोर्स आपने पिछले सेमेस्टर में किया था वो था C++ का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। वो जो एप्लीकेशन बनती थी वो आपके डेस्कटॉप पीसी के लिए बनती थी, वो वेब पे नहीं चलती थी। ठीक है, वेब से मुराद क्या है? इंटरनेट। आपने वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है जो कि अब आपके डेस्कटॉप पीसी पे नहीं चलेंगी, वो आपके ब्राउजर पे चलेंगी, वेब ब्राउजर पे, क्रोम, ओपरा, फायरफॉक्स वगैरह वहां पे चलेंगी। अब दुनिया जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, अब तकरीबन ज्यादातर जो एप्स हैं वो सारी वेब एप्लीकेशन ही होती हैं, ऑनलाइन ही चलती हैं, सारी मोबाइल पे भी चलती हैं। आपकी जो वेब एप्लीकेशन बनेगी वो आपके ना सिर्फ लैपटॉप पे ब्राउजर पे इंटरनेट पे चलेगी बल्कि आपके मोबाइल के थ्रू भी चल जाएगी। ठीक है, वैसे तो मोबाइल के लिए अलग ऐप्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स उनको कहते हैं। बहरहाल जो कि अगर आपको मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है तो अब वेबसाइट्स खुल जाती हैं उधर, वो सारा फंक्शन तकरीबन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बहरहाल हमने सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही नहीं पढ़नी, वेब सिस्टम्स भी पढ़ने हैं और वेब टेक्नोलॉजीज भी पढ़नी है। ठीक है, वेब सिस्टम्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, ये क्या होते हैं, और टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने आज स्टार्ट करना है, हमने क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हमारा इस पूरे कोर्स में फोकस इसी के ऊपर होना है, वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है जी? वेब एप्लीकेशन आर रेवोल्यूशनाइज द वे revolutionized the way we interact with the internet। ठीक है, मतलब इंटरनेट जब 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तकरीबन 95 में, आज से तकरीबन 29-30 इयर्स पहले, तो इसके जो वेबसाइट्स होती थी वो यूजर्स सिर्फ देख सकते थे, अपना कोई इनपुट नहीं दे सकते थे, उसमें उसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऑप्शन आना शुरू हो गया कि यूजर उसमें अपना इनपुट भी दे सकते थे और वेबसाइट उस पर फिर रिस्पॉन्स देती थी आपको। तो ऐसा ऐसा लोगों ने वहां पे शॉपिंग करना शुरू कर दी, ऑनलाइन बिजनेस रन होना शुरू हो गए। तो अब ये सिचुएशन है कि अब तकरीबन हर चीज ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है वेब पे। अब हमारे जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं, सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा होता है। ठीक है, तो अगर अब कोई अच्छी कंपनी है तो अगर उसकी वेबसाइट ना हो तो वो अधूरी लगती है कंपनी, वेबसाइट होना उसकी जरूरी होती है। ठीक है, और आपके जो बैंकिंग सिस्टम्स है वो भी सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन घर बैठे आप कर सकते हैं वेबसाइट के जरिए, मोबाइल फोन्स के जरिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेब एप्लीकेशन होती क्या है। वेब एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली है क्या? ये सॉफ्टवेयर ही है जो किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर बनेगा। लैंग्वेज अभी हम देखेंगे कौन सी लैंग्वेज में बनेगा। दैट रन्स ऑन अ वेब सर्वर। ये बेसिक डिफरेंस है आपका नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में। जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है वो आपके कंप्यूटर पे चलती है, आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको चलाता है, और उसके लिए उसका ऑनलाइन कनेक्ट होना जरूरी नहीं होता, इंटरनेट जरूरी नहीं होता उसके लिए। लेकिन ये जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है ये किसी वेब सर्वर पे रन होती है, आपके सिस्टम पे रन नहीं होती। जब आप google.com लिखते हैं तो google.com लिखने से आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं, वो प्रोसेस होके आ रहे होते हैं आपके सामने। प्रोसेस कहाँ होते हैं? वो किसी वेब सर्वर पे प्रोसेस होते हैं। तो गूगल भी एक वेब एप्लीकेशन है बहुत बड़ी, वो सारी एग्जीक्यूशन अपने वेब सर्वर पे होती है, रिजल्ट्स निकलते हैं और वो रिजल्ट्स आपको भेजे जाते हैं। गूगल अपनी कोई भी प्रोसेसिंग आपके पीसी पे नहीं करता, यूजर के पीसी पे नहीं करता, सारी एप्लीकेशन अपने वेब सर्वर पे करता है। अब वेब सर्वर भी कंप्यूटर ही होता है, वो कोई स्पेशल कोई मशीन तो नहीं होती। हाँ ये है कि उसकी जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है, उसका जो प्रोसेसर है, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, वो आपके पीसी जैसी नहीं होती। और अमूमन उनका कोई एक वेब सर्वर नहीं होता, पूरा फॉर्म होता है वेब सर्वर्स का, मशीन्स होती हैं बहुत हैवी। लेकिन हाँ बैट उसको आप चला ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आप इसको चलाते हैं। ठीक है, आप अपने सिस्टम पे भी वेब सर्वर बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपका सिस्टम भी वेब सर्वर बन सकता है। आपने करना क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर जब आपने उसके ऊपर करने होते हैं और आपका सिस्टम जो है वो एज अ वेब सर्वर बिहेव करना शुरू हो जाता है।
लेकिन जाहिर बात है, आपके अगर आपने अपने सिस्टम को वेब सर्वर बनाना है तो फिर उसके लिए आपके सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसर, रैम, क्योंकि फिर क्लाइंट्स ने आपके पीसी से कांटेक्ट करना है। तो आपका सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो एक वक्त में अगर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं, 100 क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके सर्वर के साथ, या 1000 आ रहे हैं, या 10,000 या 1 लाख हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको सिस्टम अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। अब गूगल को, जो गूगल के वेब सर्वर्स हैं, उनको एक वक्त में कितनी रिक्वेस्ट जाती होंगी आपके ख्याल में? पूरी दुनिया से कितनी रिक्वेस्ट जाती होंगी? मिलियंस, बिलियंस में रिक्वेस्ट जाती हैं, और वो हैंडल करता होंगे। देखें, फेसबुक है, फेसबुक का वेब सर्वर है, उसको एक वक्त में कितने लोग यूज कर रहे होते हैं? एक वेब सर्वर तो नहीं है उनका, उनके पता नहीं कितने सारे वेब सर्वर हैं। ठीक है, तो वो उन सबको एक वक्त में हैंडल कर रहा होता है। उसके मुकाबले में आप अपनी बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट देख लें या आईयूबी की वेबसाइट देख लें, वो जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट ही जाम हो जाती है उनकी। वो जाम क्यों होती है? कि वो एक वक्त में हजारों लोग एक्सेस कर रहे होते हैं उनको, तो वो वेब सर्वर उनका बैठ जाता है, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता। उसकी रीजन क्या है? उनका वेब सर्वर इतना अच्छा, उनके प्रोसेसर्स, रैम वगैरह नहीं है। सिंगल मशीन आई थिंक उन्होंने रखी होगी, उस सिंगल मशीन के ऊपर ही वो, अब इस सिंगल मशीन के ऊपर अगर इतने सारे यूजर्स एक्सेस करना शुरू हो जाएं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है यूजर डिवाइसेस का। ये आपने बॉक्स ऐसा नहीं बनाना, आपने लाइन लगानी है पूरी, ये प्लस वाले साइन नहीं लगाने हैं आपने पूरी लाइन ऐसे बॉक्स बनाना है पूरा। हाँ, यूजर डिवाइसेस कौन सी है? हम यूजर्स हैं फर्स्ट का। हम अपने पीसी से भी वेबसाइट चला सकते हैं, हम अपने लैपटॉप से, हम अपने टैबलेट से और अपने स्मार्टफोन से भी कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं। हम अपने पीसी से लिखते हैं google.com, तो ये क्या होता है? ये हम अब किसी वेब ब्राउजर के थ्रू लिखते हैं ना, हमारे पास क्रोम इंस्टॉल होगा या फायरफॉक्स इंस्टॉल होगा या सफारी इंस्टॉल, या कोई भी वेब ब्राउजर, बहुत सारे हो सकते हैं। हम अपने वेब ब्राउजर पे जाके वेबसाइट के एड्रेस लिखते हैं और एंटर करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है, उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। जो हमारी रिक्वेस्ट जाती है उस रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं? और ये रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? वेब सर्वर के पास। अब अगर हमने google.com लिखा है तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के वेब सर्वर के पास। अगर हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल facebook.com तो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के वेब सर्वर के पास। अगर हमने लिखा है बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट का एड्रेस लिखा है तो हमारी रिक्वेस्ट उनके सर्वर के पास जाएगी। हर किसी के अपने अपने सर्वर्स हैं, तो उनके, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप अपने सिस्टम को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपका सिस्टम वेब सर्वर के तौर पे बिहेव करना शुरू हो जाएगा। वो ये सॉफ्टवेयर का नाम लिखे हुए हैं। अपाची एक वेब सर्वर का नाम है, एनजिनिक्स और IIS, ये कुछ सर्वर्स के नाम लिखे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये सबसे ज्यादा ये वाला सर्वर यूज होता है, अपाची वेब सर्वर। हम भी यही इंस्टॉल करेंगे अपने, हम, क्योंकि हमने ये सीखनी है वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, तो हमें अपने सिस्टम में कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम उसको चेक कर सकेंगे। ठीक है, यहां से वेब सर्वर से आगे एक और लेयर भी हो सकती है और होती है नॉर्मली, प्रोसेस रिक्वेस्ट। वेब सर्वर आगे फिर एक और कंप्यूटर की तरफ या एक और सर्वर की तरफ आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेज सकता है। वहां पे क्या होगा? वहां पे आपकी वेब एप्लीकेशन पड़ी होगी जो आपने बना के रखी होगी। नॉर्मली ये वेब एप्लीकेशन आपके सर्वर पे पड़ी होती है, लेकिन ये 2 लेवल्स उसने बनाए हुए हैं। इट मींस कि आपका वेब सर्वर अलग कंप्यूटर हो सकता है, और वो जो जिस कंप्यूटर पे आपकी वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई है वो अलग कंप्यूटर हो सकता है, दोनों एक जगह भी हो सकते हैं। और एक तीसरा बॉक्स है डेटाबेस का। ये तीनों एक बॉक्स पे होते हैं, एक सिस्टम पे भी हो सकते हैं। वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस, ये तीनों एक कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपकी वेब एप्लीकेशन के पास आगे जाएगा, वहां पे आपकी सारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी। जैसे आप C++ का प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन करते थे, उसके रिजल्ट्स आते थे ना, तो इस कंप्यूटर पे आपका पूरा जो वेब एप्लीकेशन है ना वो रन होगी, उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, और अगर उसको कोई डेटाबेस की जरूरत होगी तो वो आगे डेटाबेस के पास जाएगा और वहां से डाटा भी उठा के लाएगा।
डेटाबेस उठा के लाएगा या भेजेगा, सेंड करेगा या रीड करेगा या राइट करेगा, सेंड करेगा या गेट करेगा। तो यहां से रिस्पॉन्स देखें वापस आ रहा है इधर इस बॉक्स की तरफ, और फिर यहां से रिस्पॉन्स आएगा वापस इस बॉक्स की तरफ, और फिर सर्वर रिस्पॉन्स वापस भेजेगा आपके वेब ब्राउजर को। यानी सर्वर ने जो नताइज यहां से इकट्ठे किए, जो रिजल्ट इकट्ठे किए, वो वापस किसको भेजेगा? वेब ब्राउजर को। तो फाइनली आपके वेब ब्राउजर के ऊपर वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है, जब google.com में आप एंटर करते हैं तो आपके सामने साइट खुल जाती है, उसके पीछे ये सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस में से डाटा उठाता है या भेजता है, और जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो वापस आपके ब्राउजर के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले कर देता है। ये लॉजिक आपने समझनी है, ये एंड तक ये लॉजिक आपकी चलेगी, ये वाली लॉजिक बेसिक डायग्राम है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। ये भी जो बातें हमने यहाँ पे की हैं वो तकरीबन यहाँ पे समराइज हो रही हैं। क्या लिखा है जी कि की कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, सबसे पहले होती है क्लाइंट साइट। हु इज क्लाइंट? ये है, ये जो अपने पीसी से लैपटॉप से जो रिक्वेस्ट भेज रहा है गूगल को, वो क्लाइंट है। लेकिन मैंने यहाँ पे google.com के एंटर किया तो मैं क्लाइंट हूं। आपने अपने मोबाइल फोन से लिखा बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट 22bwp.edu.pk, तो यू आर द क्लाइंट। ठीक है, और आपकी रिक्वेस्ट जाएगी बहावलपुर बोर्ड के सर्वर के पास। सर्वर नॉर्मली एक होता है और उसके क्लाइंट बहुत सारे होते हैं। उसके क्लाइंट सैकड़ों में भी हो सकते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं। लेकिन सर्वर अगर ज्यादा क्लाइंट हो जाए तो फिर वो सर्वर ज्यादा बना देते हैं। बहावलपुर बोर्ड वाला काम नहीं करते कि वो 100 क्लाइंट्स के लिए भी वही सर्वर है, 10,000 के लिए भी वही सर्वर है, और 10 लाख के लिए भी वही सर्वर है। तो फिर डेफिनेटली उनका वेब सर्वर बैठेगा ना, जितने सारे क्लाइंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज वाले वो ऐसे नहीं करते, वो सर्वर्स अपने बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है ना, आप किसी बैंक में जाए फीस जमा करवाने के लिए और वहां पे सिर्फ एक काउंटर लगाओ, 1000 बंदे खड़े हों, तो काम स्लो होगा ना, बल्कि हो सकता है वो कंप्लीट ही ना हो, मतलब शाम तक कंप्लीट ही ना हो। और अगर वहां पे 10 काउंटर लगे हो फिर जल्दी हो जाएगा काम। तो ये हिसाब, सर्वर्स बढ़ाते चले जाएं तो आपकी स्पीड जो है ना वो बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन ये है जी कि इसने गूगल पे कुछ सर्च किया और वो चीज उसकी डेटाबेस में है ही नहीं, ऐसे ही है ना, तो वो कुछ ना कुछ नताइज शो कर देता है। अगर फर्ज करो आपने कुछ ऐसी चीज सर्च कर दी है तो वो ये रिजल्ट शो करेगा कि भाई ये चीज मेरी डेटाबेस में नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने वेबसाइट का नाम गलत लिख दिया, google.com लिखना था तो गूगल का आखिरी जो ई है फर्ज करें आप लिखना भूल गए, GOOGL लिख दिया, ई लिखना भूल गए, तो फिर वो क्या होता है, वो आपको असल में दरमियान में ना, ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान में एक और बॉक्स भी होता है, वो मैंने अभी मेंशन नहीं किया। वो कौन होता है? वो आपका ISP होता है। कौन होता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो होता है दरमियान में। वो मैंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी फिलहाल उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे। आपका जो ISP है ना, वो आपका वेब सर्वर ढूंढ के आपको उसकी तरफ भेजता है। मैंने यहां से लिखा google.com। अब मैंने किस कंपनी से इंटरनेट लिया हुआ है? PTCL से फर्ज करें, तो मेरी रिक्वेस्ट जाती है पहले PTCL के पास, PTCL के सर्वर के पास। वो PTCL का सर्वर चेक करता है कि मेरी वेबसाइट जो मैंने लिखी है उसका सर्वर कौन है, फिर मेरी रिक्वेस्ट आगे जाती है वेब सर्वर के पास। तो मैंने फर्ज करें वेबसाइट का एड्रेस ही गलत लिख दिया, तो PTCL का सर्वर ही मुझे रिस्पॉन्स दे देगा, भैया आपका वेबसाइट का नाम गलत है। ठीक है, तो क्लाइंट की समझ आई? हु इज क्लाइंट? अच्छा जी, दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट। अच्छा, ये बता दूं कि वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन में दो तरह का काम होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के डेवलपर्स अलग होते हैं, बैक एंड के डेवलपर्स अलग होते हैं। सिर्फ फ्रंट एंड की जॉब्स मिल जाती हैं आपको इंटरनेट पे। अगर आपको फ्रंट एंड आता है तो इसकी जॉब्स मिल जाती हैं, और सिर्फ बैक एंड की जॉब्स भी होती हैं। और कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, फ्रंट एंड का वाला भी और बैक एंड वाला भी। उनको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स, दोनों काम कर लेते हैं वो। और नॉर्मली ज्यादातर फुल स्टैक ही होते हैं। लेकिन
समटाइम्स कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं फ्रंट एंड में कि वो बैक एंड पे जाते ही नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट एंड पे ही रहते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो सिर्फ फ्रंट एंड पे रहते हुए बहुत ज्यादा अर्निंग कर लेते हैं। फ्रंट एंड पे काम करने के लिए आपको ये तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और इंशाल्लाह हमने जो कोर्स स्टार्ट करना है वो इन तीनों चीजों से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे HTML क्या चीज है, CSS क्या चीज है, जावास्क्रिप्ट क्या चीज है। और सेकंड जो क्लाइंट साइड के बाद सेकंड जो चीज आती है वो क्या है? सर्वर साइड। अब भी अगर आप क्लाइंट साइड पे आप जितना भी काम करते हैं ना, वो आप क्लाइंट के पीसी की बात कर रहे होते हैं। किसके पीसी की? कि क्लाइंट के पीसी पे ब्राउजर के ऊपर जो हमने वर्क परफॉर्म करना है वो कैसे परफॉर्म करना है। सर्वर साइड का मतलब होता है कि सर्वर पे जो आपने वर्क परफॉर्म करना है वो कैसे वर्क परफॉर्म करना है। सर्वर यानी फेसबुक या गूगल या बहावलपुर बोर्ड, उनका जो सर्वर है वहां पे अगर हमने कोई वर्क परफॉर्म करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। इसको हम बैकएंड पार्ट भी कहते हैं, बैकएंड। और यहाँ पे आपकी सारी डाटा स्टोरेज होती है, हैंडलिंग होती है और बिजनेस लॉजिक परफॉर्म की जाती है। बिजनेस लॉजिक से मुराद आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारी यहाँ पे करते हैं। प्रोग्रामिंग आपकी तकरीबन यहाँ पे होती है। फ्रंट एंड पे तकरीबन प्रोग्रामिंग नहीं होती, तकरीबन नहीं होती, लेकिन जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग होती है। HTML CSS में प्रोग्रामिंग नहीं होती। ये बात शायद आपको अजीब लगे कि हम वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं, HTML CSS में आप जस्ट डिजाइन क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट का, देयर इज नो प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग से चिढ़ भी होती है कि यार ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे लूप्स कंडीशन समझ नहीं आती। तो उनके लिए गुड न्यूज है, HTML CSS सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है। आप सिर्फ HTML CSS सीख के भी अपना प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट में है प्रोग्रामिंग, है 100% प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड में कंप्लीट बिजनेस लॉजिक होती है, यानी आपके डाटा को प्रोसेस किया जाता है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट निकाला जाता है, जो काम हम C++ में करते रहे। सर्वर साइड लैंग्वेजेस जो है ना वो अलग होती हैं। ये फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस अलग है जावास्क्रिप्ट, और सर्वर साइड की लैंग्वेजेस अलग हैं। कौन कौन सी हैं? पाइथन, रूबी, PHP, जावा, Node.js। हमने ये वाली करनी है यहां से, ठीक है। और सर्वर साइड पे एक और चीज भी इस्तेमाल होती है, क्या होती है? डेटाबेस। डेटाबेस का पर्पस क्या होता है? फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। और डेटाबेस कौन सी हम यूज करेंगे? ये वाली, MySQL। तो ये मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, ये चीजें हमने पढ़नी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, PHP पढ़नी है यहां से, और यहां से हमने पढ़नी है MySQL, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट आपके एक तो हो गया ना, क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड हो गया। तीसरा पार्ट क्या है? डेटाबेस। ये डेटाबेस आपका इधर भी हो सकता है, सर्वर साइड के अंदर भी हो सकता है, और अलहदा से भी हो सकता है, अलहदा से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। फिर एक चीज होती है APIs। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। APIs आपके वेब एप्लीकेशन को यूं समझ ले पर लगा देती है। पर मतलब ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन के साथ रास्ते खोल देती है। मैं वो एक एग्जांपल देता हूं इसकी। डेवो का नाम सुना है? डेवो बस सर्विस। सीट बुक करवानी हो तो कैसे करवाते हैं आप लोग? उनकी अपनी ऐप है, उनकी अपनी वेबसाइट भी है। आप किसी उनके टर्मिनल पे जाके भी करवा सकते हैं फिजिकली जाके, और वो भी वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे होते हैं। उनके कंप्यूटर्स में भी वेबसाइट के थ्रू या उनके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसके थ्रू। अब उनका सारा सेंट्रल जितना भी डाटा है बुकिंग का, हर चीज उनके सेंट्रल एक सर्वर पे पड़ा हुआ है, डेटाबेस सर्वर पे। वो चाहे आप खुद वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करें या मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस करें, या आप टर्मिनल चले जाएं, उनके उनके पास सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, वो सब के सब सेंट्रल डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, वहां पे बुकिंग हो रही होती है और वगैरह। तो लेकिन ये सारा काम क्या क्या कंपनी अपने सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखा। कंपनी ने अपने डाटा को एक्सटर्नली लीक नहीं किया। अगर आपने बुकिंग करवानी है तो उनकी अपनी वेबसाइट है, उनकी अपनी मोबाइल ऐप है, उनका अपना सॉफ्टवेयर है। बाकी जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स है उनको उन्होंने अपनी एक्सेस नहीं दी हुई। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि भाई कुछ और वेबसाइट्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों की बुकिंग करती हैं। वो रेलवे की बुकिंग भी करती हैं, वो
एयरप्लेन्स की भी बुकिंग करती हैं। कुछ ऐसे जैसे ट्रैवल एजेंट्स वाले नहीं होते, देखें ट्रैवल एजेंट्स वाले साकेबाद में भी हैं, वो अदालत चौक के पास एतमाद ट्रैवल्स का नाम शायद आपने सुना हो, रॉयल पार्क ट्रैवल्स वाले हैं, बहुत सारे। वो ट्रैवलिंग कंपनी से काम क्या होता है, क्या काम होता है? मैंने फर्ज करे उम्रे पे जाना है, मैंने बुकिंग करवानी है, मैं किसी ट्रैवलिंग कंपनी वाले के पास चले जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा यार देखो किस कंपनी की टिकट अवेलेबल है। उनके पास सारी कंपनीज की एक्सेस होती है, उनका पोर्टल पे ना आईडी बना होता है, सारी कंपनीज की एक्सेस उनके पास होती है। वो हर कंपनी की साइट खोल के अपने अकाउंट से लॉगिन करके चेक कर लेते हैं, और जहां पे आपको अवेलेबल हो अपने अकाउंट से आपकी बुकिंग कर देते हैं। वो क्या किया हुआ है, उन कंपनीज जितनी भी एयर फ्लाइट्स की कंपनीज हैं, एयर कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक्सेस दी हुई है उनको, ट्रैवलिंग एजेंट्स वालों को। डेवो ने भी दी हुई एक्सेस, अपने डाटाबेस सर्वर की एक्सेस दी हुई है उसको, ट्रैवलिंग एजेंट्स को, कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू डेवो की बुकिंग करवा लेगा। डेवो की अपनी साइट खोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करके बुकिंग कर देगा। इसे हम कहते हैं एपीआई। मतलब डेवो ने अपने डेटाबेस सर्वर के लिए अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ एक एपीआई अटैच की हुई है। उस एपीआई के थ्रू जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स हैं, दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो भी कम्युनिकेट कर सकती हैं उससे। तो ये तकरीबन हर अच्छी वेबसाइट का ये होता है। वेब सर्वर मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, अपाची है, एनजिंक्स है और माइक्रोसॉफ्ट का। हमने इसमें से अपाची वेब सर्वर यूज करना है, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तामीर, साख्त, ढांचा, बनावट। वेब एप्लीकेशंस की बनावट कैसी होती है? मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं इसके। इसमें से वो बता रहा है जी, एक मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर होता है, एक माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर होता है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, एसपीए। ज्यादातर ये वाला यूज होता है, मोनोलिथिकल। ये भी खैर माइक्रो सर्विसेज वाला भी है। मोनोलिथिकल में क्या होता है? Entire application is developed and deployed as a single unit. पूरी एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है सिर्फ एक पेज हो सकता है उसके अंदर हजारों पेजेस हो, उस सबको एक सिंगल यूनिट की तरह बनाया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय से मुराद इंस्टॉल किया जाता है उसको, ठीक है। इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो एप्लीकेशन बढ़ती है ना, उसका काम उसमें ऐड होता है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। उसके बाद दूसरा माइक्रो सर्विसेज। इसमें क्या होता है? इसमें एप्लीकेशन को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, इंडिपेंडेंट सर्विसेज में। इसका फायदा क्या होता है? फर्ज कर एक एप्लीकेशन है, उसको 100 उसके हिस्से बनाए गए, सर्विसेज अलग अलग बनाई गई, और फिर उनका हर सर्विस को अलग अलग बनाया गया और डिप्लॉय किया गया अलग अलग। तो फायदा क्या होता है? अगर किसी सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अलग से डील किया जा सकता है, बजाय इससे कि पूरा एप्लीकेशन खोल के दोबारा फिर उसको ठीक करें, ठीक है। और एक और फायदा ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ लोग एट द सेम टाइम मिलकर काम कर सकते हैं। कोई एक प्रोग्रामर सर्विस 1 पे काम कर रहा है, दूसरा सर्विस 2 पे काम कर रहा है, तीसरा सर्विस 3 पे काम कर रहा है। एट अ टाइम बहुत सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं। और ये वाला भी बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर यूज हो रहा है आजकल, इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। नॉर्मली कोई भी एप्लीकेशन है ना, वो सिंगल पेज नहीं होती, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे C++ में आपने प्रोग्राम्स बनाए थे, वो सारे सिंगल पेज प्रोग्राम थे। लेकिन जब कोई पूरा सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो उसमें एक प्रोग्राम नहीं होता, उसमें पता नहीं सैकड़ों या हजारों प्रोग्राम्स बनते हैं। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन की स्पेशलिटी क्या है कि सिर्फ एक पेज होता है जस्ट, और उसमें जो भी डाटा आपने शो करवाना होता है वो उसी एक पेज के अंदर ही सारा शो करवाया जाता है। वो एक पेज शुरू से लेकर एंड तक स्क्रॉल डाउन करते जाएं, वो फैलता ही चला जाता है, एंड तक बहुत लंबा पेज बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये छोटी वेब एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादा, ठीक है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है वेब एप्लीकेशन का? ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये वही चीज है कि जब भी कोई वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाती हैं कि क्या बनाना क्या है जी आपने, रिक्वायरमेंट्स क्या है आप। उसके बाद उसका डिजाइन ऑन पेपर तैयार किया जाता है, और उसके बाद उसका UI UX डिजाइन किया जाता है। ये चीज
UI UX। UI का मतलब है यूजर इंटरफेस और UX का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस। सिर्फ अगर आपको ये काम करना आता है ना UI UX, इसमें भी प्रोग्रामिंग नहीं है, सिर्फ डिजाइन है जस्ट। अगर आपको ये काम करना आता है तो इसका भी जॉब्स मिल जाती हैं अलग से, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। तो वेब एप्लीकेशंस का जो काम है ना, इसमें बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक काम कोई पकड़ ले, छोटा सा काम कोई पकड़ ले, उसमें ठीक ठाक अर्निंग है उसके अंदर। तो जब आपका डिजाइन रेडी हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट। सबसे मुश्किल यहाँ पे 100% प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे 100%। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब कि आप प्रोग्राम्स लिखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग लिखेंगे आप। तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व होता है, बैक एंड भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, टेस्टिंग। हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट सही चल भी रही है, नहीं चल रही, उसके फंक्शन, सारे फंक्शंस पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसके, और क्या ज्यादा यूजर लोड के ऊपर वो क्रैश तो नहीं होती भावलपुर बोर्ड की वेबसाइट की तरह। ठीक है, क्या हमारी एप्लीकेशन बग्स फ्री है, बग का मतलब क्या होता है, एरर्स, और क्या वो मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती। ठीक है, और फिर जब उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब इंस्टॉलेशन। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं, हम लोकल पीसी पे काम कर रहे होते हैं, वेब सर्वर पे डायरेक्ट काम तो नहीं कर रहे होते हैं। वेब सर्वर के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन में रहना बहुत कॉस्टली होता है। तो जब आपकी लोकल पीसी पे हर चीज फाइनलाइज हो जाती है, फिर आप करते हैं उसकी डिप्लॉयमेंट। लोकल पीसी से वेब सर्वर पे शिफ्ट करते हैं उसको, कि आपकी वेबसाइट ने जाना तो वेब सर्वर पे ही है ना, आपके पीसी पे तो नहीं रहनी एप्लीकेशन, वेब सर्वर पे जाना। ठीक है, और फिर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है जब जब उसमें एरर्स आएंगे या कोई नई फीचर्स डालनी होंगी या परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी, तो फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे। और फाइनली क्या जी, आपने इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज टूल्स यूज करना है, ये आप याद रखिएगा। ये सारी यूं समझ लें चीट लिस्ट है। कि अगर आप फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हैं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क क्या चीज है, देखिए अभी हम ऊपर एक चीज पढ़ के आए थे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये पढ़ के आए थे ना। मैं वो एग्जांपल देता हूं, आप किसी वर्कशॉप में चले जाए, कोई पुरानी से पुरानी वर्कशॉप है, उसमें कोई औजार वगैरह होते हैं, हथौड़ा, छेनी, सब्बल, मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती हैं। अब अगर आपको एक मशीन तैयार करनी है और आपको वो औजार दे दिए जाए, या थोड़ा, छेनी वगैरह, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है, और दूसरा कि बंदा है उसको कोई मशीनरी दी जाए बनी बनाई, कि उस मशीनरी को यूज करते हुए वो आपका मशीन बना के दे, तो किस वाले से ज्यादा जल्दी बन जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन से। तो ये HTML CSS, ये छोटे छोटे औजार हैं, इनको यूज करते हुए बनाए गए हैं फ्रेमवर्क्स। क्या बनाए गए हैं, मशीनरीज, जिनको यूज करते हुए वो काम जल्दी हो जाता है और वो अच्छे तरीके से होता है, एफिशिएंट तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको ये गाड़ी बनानी पड़ जाए हथौड़े और छेनी के साथ, कार, और दूसरी साइड पे एक हैवी वेट मशीनरी है जो उसको कार बनाने के लिए स्पेशली बनाई गई मशीनरी, तो वो उस मशीनरी से ज्यादा जल्दी काम हो जाएगा। तो ये समझ लें कि ये बने बनाए फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी वेबसाइट्स बना सकते हैं, और वो बड़ी खूबसूरत वेबसाइट्स बनती हैं, एफिशिएंट बनती हैं। तो इसमें कि इसकी जॉब ज्यादा है, रिएक्ट, एंगुलर, VU, स्वेल्टी, मुख्तलिफ। इसी तरह बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं, जेंगो, रूबी, और ये मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें जो हमने फ्रेमवर्क करना है उसने यहाँ पे लिखा नहीं है, हमने करना है लारावेल, वो PHP का फ्रेमवर्क है। ठीक है, डेटाबेसेस हमने इसमें से ये वाली पढ़नी है, और APIs हमने नहीं करनी, आई थिंक आपके सिलेबस में है ही नहीं, अगर करे हुई तो हम कर लेंगे, रेस्ट वाली APIs कर लेंगे। और ये तो हमने करना है लाजमी, गिटहब तो हमने लाजमी करना। वर्जन कंट्रोल मतलब ये होता है सोर्स कोड की प्रोटेक्शन, कि आप जो भी काम करेंगे उसको आप ऑनलाइन साथ साथ अपलोड करेंगे, ताकि अगर आपका सिस्टम डैमेज हो भी जाए, हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए या सिस्टम में कुछ हो जाए,
तो ऑनलाइन आपके सोर्स कोड के एप्लीकेशन का बैकअप पड़ा हो। ठीक है, फिर ये कुछ और टूल्स हैं, ये हमारे फिलहाल कंसर्निंग नहीं है। और सिक्योरिटी कंसिडरेशन से मुराद ये है कि जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, सबसे पहली चीज आपको ये ख्याल रखना पड़ता है, इनपुट वैलिडेशन। इसमें एक बहुत खतरनाक चीज होती है ये वाली एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। ये हैकर्स अटैक करते हैं आपकी वेबसाइट पे, जहां पे आपने यूजर से इनपुट लेना होता है ना, वहां पे वो गलत इनपुट दे देते हैं, कुछ स्क्रिप्ट डाल देते हैं वहां पे। तो वो जब स्क्रिप्ट आपके जाता है आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो आप सब कुछ डैमेज कर देता है जाके। उससे बचना है आपने, सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन करते हुए, यूजर से लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछते हुए या उसको रिसोर्सेज अलॉट करते हुए आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो आपकी सारी वेबसाइट हैक करके काबू कर लेता है हैकर। उससे भी आपने बचना है। फिर आपने अपने कुछ सीक्रेट डेटा को और क्लाइंट सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, उस डेटा को आपने इनक्रिप्ट करना होता है, ताकि दरमियान से कोई डाटा आपका लीक हो भी जाए तो वो समझ ही नहीं आए किसी को। इनक्रिप्ट का मतलब यह होता है कि डेटा की शक्ल चेंज कर दी जाती है। अगर कोई उठा भी ले, देख भी ले, उसको समझ ही नहीं आएगी क्या चीज है। नहीं, वो जिप और कंप्रेस होता है। वो जिप इनक्रिप्ट का मतलब चेंज होता है, वो कंप्रेस है, ये इनक्रिप्ट है। इनक्रिप्ट का मतलब डेटा की शक्ल चेंज कर देना। और फाइनली आखिरी बात के, आप जैसे जैसे आपके वेब एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, आप उनको अपडेट करेंगे, साथ साथ अपडेट्स करेंगे तो आपकी वेब एप्लीकेशन सही चलेगी। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। कल हम इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली अपना वर्क स्टार्ट करेंगे HTML से। ठीक है, ये यूं समझ लें 4 चीजें हैं हमारी हिट लिस्ट पे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और चौथी चीज ये है PHP, 5वीं ये है MySQL। ये आपका सिलेबस है टोटल।